नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है टॉपिक को। इधर कुछ शब्द लिखा हुआ है, सीओपी, सीओडी। इसका फुल फॉर्म बताऊं तो सीओपी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और सीओडी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नीचे मैंने गवर्नर लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। अभी मैं जो बताऊंगा बेसिक में वो आपको समझ में आएंगी, तब तब जाकर के ये चीज आपको समझ में आएंगी। इधर मैंने एक मोटा मोटा प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से का एक मानचित्र बनाया हुआ है। इधर बंगाल प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी और इधर बम्बई प्रेसिडेंसी। ये भी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास, इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है। देखो, जैसे हम भारत का संविधान जब पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारे प्रावधान पढ़ते हैं। उसमें से कुछ प्रावधान, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, भारत में संवैधानिक विकास, तो आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का, समझ रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का आपको उद्विकास दिखेगा, इवोल्यूशन दिखेगा, है ना। विकास दिखेगा मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक डेट है, मैंने लिखा 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था। व्यापारियों का समूह, उसे क्या कहा जाता था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है, ये व्यापारियों का समूह था। जो इस व्यापारिक समूह ने एक कंपनी बनाई भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। उस कंपनी को हम किस नाम से जानते हैं? आगे हम उस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अच्छा, व्यापारियों के समूह ने जो ये कंपनी बनाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की संरचना को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमें चीजें मिलेंगी, सीओपी और सीओडी जैसी। समझिए, पहले समझिए कि ये जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का क्या मतलब हुआ? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कि इस कंपनी में संयुक्त रूप से बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने पैसा मिलाकर के इस कंपनी का निर्माण किया हुआ था। जैसे आप आज ही देखो कि जैसे कोई कंपनी जब बनती है तो वो धन की उगाही कैसे करती है? मार्केट में शेयर जारी करके। शेयर यानी अंश पत्र। तो लोग शेयर खरीदते हैं। तो जब जब लोग शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी को फाइनेंस करते हैं, मतलब कंपनी को पैसा देते हैं, तब जाकर के कंपनी का निर्माण होता है। समझ रहा है? वैसे ही ये भी एक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। तो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा मिला हुआ था। तो सपोज करो कि ये गोला है, इस गोले में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो सारे लोगों को क्या कहा जाता था? अंशधारक। ठीक है, ये सारे लोगों का समूह है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। इन्हीं सारे अंशधारकों में से वे लोग जिन्होंने 500 यूरो से अधिक का पूंजी इसमें लगाया हुआ था, 500 यूरो से अधिक की पूंजी इसमें लगाया हुआ था। देखो, है ना, इन लोगों के समूह को बोला गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। लिखता हूं इधर।
ठीक है। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य कंपनी के संचालन के लिए, कंपनी के प्रबंधन के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति किया करते थे, समझ रहे हैं। तो जिनकी ये नियुक्ति करते थे उनको सामूहिक रूप से बुलाया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इधर लिखता हूं, ठीक। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप समझ गए। देखो वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सीओपी और सीओडी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होते थे, ये लोग भारत में व्यापारिक अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे। व्यापारिक अधिकारी जिसको आप गवर्नर जानते हैं, गवर्नर के नाम से जानते हैं, है ना। ये लोग किसको नियुक्त करते थे भारत में? गवर्नर को। ठीक। अब देखिए, अब आपको ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए, सीओपी सीओडी और गवर्नर। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, अब आगे की कहानी सुनिएगा। देखो, जब 1600 ईस्वी में कंपनी का निर्माण हो रहा है ना, तो उस समय 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। महारानी कौन थी ब्रिटेन की? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक। तो इस कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इन्होंने बनाया हुआ था, एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें चार्टर प्रदान किया। चार्टर मतलब, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। वास्तव में वो एक एकाधिकार पत्र था जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। कैसे वो एकाधिकार पत्र था, सुनिए। एक्चुअली उस अधिकार पत्र में मतलब ये प्रावधान था ना कि भारत और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके ब्रिटेन की कोई और कंपनी व्यापार करने नहीं आ सकती थी, समझ रहे हैं। तो हुआ ना एक अधिकार। अच्छा, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि उनके कर के राजस्व में क्षति हो। जैसे कोई और कंपनी अगर आती, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके और सारी कंपनियां अगर आती भारत में व्यापार करने, तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगती, कंपटीशन करने लगती। तो इससे कंपनी का मुनाफा कम होता है। ठीक। और जो सरकार उन पर टैक्स लगा करके अपने लिए उसमें से एक धन अपने लिए सुरक्षित करती, उसमें कमी आती। तो आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए। तो शुरुआती में उन्हें 15 वर्षों के लिए ये अधिकार पत्र मतलब ये चार्टर प्रदान किया गया था। लेकिन आगे जब कोई और दूसरे राजा आएंगे तो वो अनिश्चित काल के लिए उसको आगे बढ़ा देंगे अधिकार को। ठीक है। देखो, जब कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हो गया तो कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, है ना। तो जब भारत में व्यापार करने के लिए आती है तो सारे पूरे भारत में उनका व्यापारिक अधिकार कायम होता है। पूरे भारत में उनका व्यापारिक अधिकार कायम होता है। तो उसके बाद क्या किया कि आगे जाकर के कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के 3 प्रमुख केंद्र स्थापित होते हैं। इधर पश्चिम में बंबई में, दक्षिण में मद्रास और पूरब में बंगाल। इसी को हम आगे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं, समझ गए। अब देखिए, जब वो आए थे तो शुरुआती में तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन आगे चल करके भारत के संदर्भ में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब वो चाहते थे कि भारत पर नियंत्रण करके शासन किया जाए। तो इसीलिए बंगाल में बंगाल में अंग्रेजों ने 2 लड़ाइयां लड़ी थी प्रमुख। बंगाल पर सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया था, इसलिए वो 2 लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप समझिए। एक लड़ाई थी 1757 में लड़ी गई।
जिसको हम जानते हैं प्लासी की लड़ाई। ठीक, और एक लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में, जिसको हम बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध कहते हैं, है ना। तो प्लासी की लड़ाई के माध्यम से बंगाल पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ कंपनी वालों का। और बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में, बक्सर युद्ध के बाद इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 में कंपनी वालों को यानी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा कहाँ थे? वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही क्षेत्र हुआ करते। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पहले बंगाल के अंतर्गत पूरा बांग्लादेश भी शामिल था, बिहार, उड़ीसा भी, उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल था, समझ रहे हैं। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी उन्हें प्राप्त हुआ। दीवानी का मतलब हुआ भू राजस्व वसूली का अधिकार, मतलब समझिए मोटे मोटे रूप में किसानों से कर वसूली का अधिकार। बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा ना, दीवानी। ठीक, अब यही मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो, जब वो कंपनी की स्थापना होती है, कंपनी वहां से व्यापार करने के लिए भारत में आती है, तो शुरुआती में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त होने लगा। मतलब कंपनी के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार होने लगा। भ्रष्टाचार करता कौन था? वही कंपनी के कर्मचारी जो ब्रिटेन से नियुक्त होकर के भारत में आते थे, भारत और पूर्वी देशों में, है ना। वो लोग अंदर भ्रष्टाचार करने लगे कंपनी के। तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारी तो अमीर होते जा रहे थे और कंपनी जा रही थी खड्डे में, है ना। कंपनी खड्डे में जा रही थी और कंपनी के कर्मचारी लगातार अमीर होते जा रहे थे। तो इसी संदर्भ में कई बार कंपनी वालों ने, मतलब ये सीओडी ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश सरकार से कई बार ऋणों की मांग की थी कंपनी के वित्तीयन के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने कई बार उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया था, समझ रहे हैं। लेकिन अब देखो, 1765 में मैंने बताया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी कि भू राजस्व वसूली का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। तब तो कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 1772 में फिर से ऋणों की मांग की ब्रिटिश सरकार से। लेकिन इस बार की उनकी ऋणों की मांग ब्रिटिश सरकार की आंखों में तीर की भांति चुभी। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि अब बताओ यार, तुम्हें 1765 में जब दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गया, है ना, फिर भी तुम कटोरा लेकर के आ गए मुंह उठा करके भीख मांगने, समझ रहा है। सोचिए, ऐसा क्यों होता था? ऐसा होता था भ्रष्टाचार के कारण, जो कंपनी के कर्मचारी करते थे। और आपको बता दूं एक दिलचस्प बात, कि जब ये लोग यहाँ से भ्रष्टाचार करके अमीर होकर जब जाते थे ना ब्रिटेन के समाज में, तो कई बार जब इनसे पूछा जाता था कि ये बताओ यार, कंपनी तुम्हें इतनी मुनाफा दे रही है ना, तुम तो बहुत अमीर होते जा रहे हो, तो वो क्या कहते थे लोगों से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, कंपनी के वेतन से हम इतने अमीर हो पाएंगे? अरे हम भारत में जाते हैं तो अपना कंपनी के काम के साथ साथ हम अपना व्यापार भी करते हैं, अपना निजी व्यापार, है ना। और जो हमारे भारत के सहयोगी हैं वो हमें उपहार भी देते हैं, समझ रहे हैं। और कुछ भारतीय अपने कामों के लिए तो हमें रिश्वत भी देते हैं। ऐसे ऐसे बहानेबाजी वो करते थे, समझ रहे हैं। वास्तविक कारण ये नहीं बताते थे कि हम भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए हम इतने अमीर हो गए हैं, हम कपट करके इतने अमीर हो गए हैं। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, इसको आगे पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। देखिए, तो 1772 में क्या हुआ, कंपनी ने जब ऋणों की मांग की, समझ रहे हैं, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि इस कंपनी को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, नियंत्रण करना इस कंपनी का बहुत आवश्यक है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने एक जांच बिठाई कमेटी और एक कंपनी पर, है ना, एक जांच बिठाई। और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया। उसी कानून को हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का
ठीक। अच्छा, ये समझिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट केवल भ्रष्टाचार के कारण ही नहीं मतलब भ्रष्टाचार के कारण ही केवल नहीं लाया गया था, है ना, कि कंपनी ने ऋण की मांग की इसलिए। ब्रिटेन का समाज भी लगातार सरकार के ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा था कि इस कंपनी के एकाधिकार को तोड़ो, समझ रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी को चार्टर प्रदान किए हुए थे, ब्रिटिश सरकार ने चार्टर प्रदान किया हुआ था, महारानी एलिजाबेथ, आपको मैंने अभी बताया, समझ रहे हैं। तो सामाजिक दबाव भी एक कारण था कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद में यह कानून पारित किया गया था, समझ रहे हैं। अब देखो, संवैधानिक विकास जो आपकी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हम बहुत सारे अधिनियम पारित मतलब पढ़ेंगे, तो वो अधिनियम कहाँ पारित हो रहे होंगे, वो नियम कानून ब्रिटिश संसद में पारित होंगे और वहां से वो भारत में उसको लागू करेंगे, समझ रहे हैं। तो देखो, वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े वीडियो को देखना बिल्कुल अव्यवहारिक सा है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको समझ विकसित हो, है ना, आपकी समझ विकसित हो, इसलिए। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। फिर हम अगले वीडियो में अब क्या देखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, फिर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, समझ रहे हैं। कई पार्ट्स में तोड़ करके मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही जटिल है। अमूमन लोग पढ़ाने से इसको परहेज करते हैं शुरुआती में, जब पॉलिटी लोग पढ़ाते हैं ना, तो शुरुआती में इससे परहेज करते हैं। रीजन क्या है, इसमें लोगों को उतना इंटरेस्ट बन नहीं पाता है, क्योंकि ये घटनाएं जो जुड़ी हुई हैं वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हैं। आपको भी समस्या होगी, जैसे दो चैप्टर्स में आपको समस्या होगी, एक भारत के संवैधानिक विकास में और एक संविधान निर्माण में, लेकिन कैसे भी करके इसको हम पार कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आपको लग रही होगी, क्योंकि अभी शुरुआत है ना वीडियो वीडियो बनाने का। लेकिन धीरे धीरे सुधार होने की गुंजाइश भी रहती है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा।